नमस्कार। आज हम ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ओआरएफ के एक काफ़ी इंटरेस्टिंग लेख पर बात करेंगे। खाड़ी क्षेत्र में मतलब गल्फ रीजन में लोग पॉलिटिक्स में कैसे हिस्सा ले रहे हैं उसका पूरा नज़ारा बदल रहा है। और ये टॉपिक यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए ज़रूरी हो सकता है, और वैसे भी ये जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल। और ये बदलाव काफी मतलब साफ दिखता है। 2024 तक देखें तो खाड़ी देश इस मामले में जैसे दो हिस्सों में बढ़ गए हैं। एक तरफ बहरीन, ओमान, यूएई है, जहां खैर किसी ना किसी तरह के नेशनल इलेक्शन होते हैं। हाँ, कुछ तो होता है। और दूसरी तरफ कतर, सऊदी अरब है, और अभी फिलहाल तो कुवैत भी, जहां ऐसी व्यवस्था मतलब चुनाव वाली व्यवस्था नहीं है। तो ये जो एक आम सोच है कि सब जगह एक जैसा सिस्टम है, वो तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए यूएई से शुरू करते हैं। वहां वो 40 मेंबर वाली फेडरल नेशनल काउंसिल है, एफएनसी जिसे कहते हैं। उसमें सुना है आधी सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। हाँ, ये एक अहम बात है। 40 में से 20 सीटें महिलाओं के लिए है। और मेंबर चुने कैसे जाते हैं वो भी थोड़ा अलग है। आधे तो शासक अपॉइंट करते हैं और बाकी आधे एक इलेक्टोरल कॉलेज चुनता है। अच्छा, ये इलेक्टोरल कॉलेज मतलब कौन लोग होते हैं इसमें? ये दरअसल शासकों द्वारा ही चुने गए कुछ नागरिकों का ग्रुप होता है। वो वोट करते हैं एफएनसी के आधे मेंबर्स के लिए। लेकिन एफएनसी का रोल ज्यादातर सलाहकार जैसा है, मतलब वो कानून पास या वीटो नहीं कर सकती। हाँ, पर वो बिल वगैरह रिव्यू कर सकती है, मंत्रियों से सवाल पूछ सकती है, सिफारिशें दे सकती है। बिल्कुल। और हुआ ये है कि समय के साथ मेंबर्स ने ज्यादा सवाल पूछने शुरू किए हैं, तो उसकी भूमिका थोड़ी मजबूत हुई है, ऐसा कह सकते हैं। सरकार भी अब उनकी सिफारिशों पर पहले से ज्यादा ध्यान देती है, पर हाँ, सीधे कानून बनाने की पावर नहीं है। अच्छा, फिर बहरीन और ओमान को देखें तो वहां भी कुछ ऐसा ही है या अलग है? बहरीन में तो शायद 2 हाउस हैं। हाँ, बहरीन में 2 सदन हैं। एक शूरा काउंसिल जिसे राजा अपॉइंट करते हैं, और दूसरी प्रतिनिधि परिषद जिसे लोग चुनते हैं। यहाँ जो चुनी हुई परिषद है वो कैबिनेट के लाए बिल को रिव्यू, मॉडिफाई या रिजेक्ट भी कर सकती है। तो यहाँ थोड़ी ज्यादा पावर है चुने हुए लोगों के पास यूएई के मुकाबले। हाँ, कह सकते हैं, पर फिर भी आखिरी फैसला तो राजशाही का ही होता है। ये एक तरह का हाइब्रिड मॉडल है, जहां चुनाव भी है और राजशाही का कंट्रोल भी। ओमान में भी ऐसा ही है। 2 सदन है, एक अपॉइंटेड, एक चुनावा। शूरा काउंसिल सवाल पूछ सकती है मंत्रियों से, पर कानून तो आखिर में सुल्तान ही अप्रूव करते हैं। ठीक है, तो इन तीनों देशों में चुनाव तो हैं, पर वो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज जैसे नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये राजशाही के कंट्रोल वाले इलेक्शंस हैं। अब उन देशों पर आते हैं जहां या तो चुनाव नहीं है या फिर व्यवस्था बदल गई है। कतर ने तो 2021 में शूरा काउंसिल के लिए चुनाव करवाए थे। हाँ, करवाए थे, लेकिन 2024 में एक रेफरेंडम हुआ और उसके बाद अब वो पूरी तरह से अपॉइंटेड बॉडी बन गई है। 2021 के चुनाव में ये दिखा था कि वहाँ जो कबीले और परिवार का असर है वो बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो शायद इसीलिए बदलाव किया गया। हो सकता है। ये दिखाता है कि कैसे वहाँ की जो लोकल सोशल चीजें हैं और शायद चुनाव कितने असरदार रहें, इस पर उठे सवालों ने सिस्टम को बदल दिया। फिर सऊदी अरब है, जहां 150 मेंबर की शूरा काउंसिल पूरी तरह से राजा ही अपॉइंट करते हैं। हाँ, वो तो पूरी तरह अपॉइंटेड है। वो नए कानून सजेस्ट कर सकती है, पर उसका रूल बहुत लिमिटेड है। बिल्कुल, विधायी प्रक्रिया में भूमिका सीमित है। और कुवैत का मामला तो और भी अनोखा है। वहां तो पूरी तरह चुनी हुई 50 मेंबर की नेशनल असेंबली थी, उसे मई 2024 में भंग कर दिया गया। हाँ, ये बहुत अहम डेवलपमेंट है। कारण बताया गया कि सरकार और संसद के बीच लगातार टकराव चल रहा था, काम नहीं हो पा रहा था। और इसमें दिलचस्प बात अरब बैरोमीटर के सर्वे से निकल कर आती है। बहुत सी कुवैती नागरिक खुद मानते थे कि ये असेंबली सरकार के काम में अड़ंगा डाल रही है। अच्छा। करीब 66% लोगों ने कहा कि ये सरकार को धीमा करती है, और सिर्फ 39% मानते थे कि सांसद क्वालिफाइड है। अच्छा, तो मतलब जनता में भी एक तरह का असंतोष था संसदीय काम से। हाँ, लगता तो यही है, जिसने शायद असेंबली भंग करने के फैसले को थोड़ी पब्लिक सपोर्ट भी दी होगी। तो एक तरफ पारंपरिक चुनाव कहीं कमजोर पड़ रहे हैं या हटाए जा रहे हैं, तो फिर क्या हो रहा है? क्या टेक्नोलॉजी कोई नया रास्ता दिखा रही है? सऊदी अरब, कतर जैसे देश कुछ और कर रहे हैं? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही इस कहानी का दूसरा और शायद ज्यादा नया पहलू है। सऊदी अरब और कतर जैसे देश, जहां नेशनल इलेक्शन नहीं है या लिमिटेड है, वो अब ई भागीदारी मतलब टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों से जुड़ने पर जोर दे रहे हैं। ई भागीदारी मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वगैरह? हाँ,
जैसे सऊदी अरब का एक तफाउल प्लेटफॉर्म है, वो पब्लिक कंसल्टेशन के लिए काफी इस्तेमाल हुआ है। लाखों लोगों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय जैसे मुद्दों पर अपनी राय दी है उस पे। अच्छा, और कतर में? कतर का शारेक प्लेटफॉर्म है, वो भी पॉलिसी पर सलाह लेने और सर्वे करने के लिए एक मंच देता है। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ सरकारें ये सोच रही हैं कि लोगों से जुड़ने के लिए वोटिंग बूथ के अलावा दूसरे मतलब डिजिटल रास्ते भी हो सकते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये सरकारें भागीदारी की परिभाषा ही बदल रही हैं? वोटिंग से आगे जाकर डिजिटल सलाह मशवरे को तरजीह दे रही हैं, खासकर युवा पीढ़ी को जोड़ने के लिए? ये मुमकिन है। ये एक उभरता हुआ ट्रेंड लग रहा है। टेक्नोलॉजी शायद बातचीत करने और एक तरह की वैधता, लेजिटिमेसी हासिल करने का नया तरीका बन रही है। ये जो पारंपरिक लिबरल डेमोक्रेसी का मॉडल है, उससे हटकर भागीदारी का एक नया रूप हो सकता है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म कितने असरदार हैं? क्या ये वाकई सबकी आवाज बन पाते हैं? बिल्कुल, ये बहुत जरूरी सवाल है। इनकी असली प्रभावशीलता क्या है? क्या ये सच में रिप्रेजेंटेटिव है या सिर्फ कुछ टेक सैवी लोग ही इन पर एक्टिव है? और क्या इनकी सलाह मानी भी जाती है या ये सिर्फ दिखाने के लिए है? इस पर अभी और रिसर्च की जरूरत है कि इनका असर कितना गहरा है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बन रही है कि खाड़ी क्षेत्र में पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का नज़ारा बिल्कुल भी स्थिर नहीं है। कहीं चुनावी मॉडल हैं, कहीं वो पीछे हट रहे हैं और कहीं डिजिटल तरीके सामने आ रहे हैं। कोई एक सीधा रास्ता नहीं है। हाँ, मुख्य बात यही है कि भागीदारी का कॉन्सेप्ट बदल रहा है या उसे अलग-अलग तरह से समझा और लागू किया जा रहा है। ये सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रह गया है। तकनीक का रोल अहम हो सकता है भविष्य में, लेकिन असली टेस्ट यही होगा कि ये कितना समावेशी है और कितना असरदार। क्या ये वाकई लोगों को ताकत देता है? और हमारे श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। क्या ये जो डिजिटल कंसल्टेशन के मंच हैं, ये सच में पार्लियामेंट की तरह सरकार पर नज़र रखने और संतुलन बनाने का काम कर सकते हैं? या फिर ये बस सरकार के हाथ में एक और टूल हैं जो पारदर्शिता का एहसास तो देते हैं, पर असल में पावर इक्वेशन को नहीं बदलते? तो ये थी ORF के लेख पर आधारित हमारी आज की चर्चा। अगर आपको ये विश्लेषण UPSC के लिहाज से या वैसे भी जानकारीपूर्ण लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपके कोई सवाल या विचार हों तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।